चलिए, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस किए थे कुछ प्रदूषण के बारे में, है ना। कुछ और प्रदूषण बचे हैं छोटे छोटे, तो उसको हम मेन टॉपिक जो है आगे के मेन टॉपिक के साथ एक एक करके करते जाएंगे, उसी के साथ जोड़ के करते जाएंगे, है ना। आज का हमारा मेन टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन बनता ही है, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण में क्या क्या देखना है हमको, इंट्रोडक्शन परिचय पाठ, फिर उसका स्रोत कारण सोर्सेस, या क्या बोल सकते हैं इसको, रीजन बोल सकते हैं, है ना। ठीक, फिर प्रभाव इफेक्ट, निस्तारण एवं नियंत्रण, डिकम्पोजिशन एंड प्रोडक्शन, इस प्रकार पूरा करेंगे हम लोग, है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी देखिए, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण में परिचय पाठ ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब मेन चीज इसी में डिस्कस करते हैं हम लोग। पहले देखते हैं क्या है ना, व्हाट इट इज, है ना। ठोस अपशिष्ट प्रदूषण नाम से ही है, देखिए, ऐसा वेस्टेज, ऐसा अपशिष्ट जो कौन से फॉर्म में हो, ठोस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो। अब देखिए, ठोस फॉर्म में तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक, तो वेस्टेज कौन सा चीज आ जाता है, ऐसा चीजें जो वेस्टेज किस में आएगा, देखिए, जो हमारे आर्थिक प्रयोग में ना आए, जो हमारे इकोनॉमिकल यूज में ना आए। ठीक, इकोनॉमिकल यूज जिसका हम ना कर पाए, उसको वेस्टेज बोलते हैं। जो द्रव फॉर्म में नहीं होता, ना ही गैसीय फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, ठोस। जैसे ये एक ठोस है, मार्कर एक ठोस है, पेन आपका एक ठोस है, कांच ठोस है, प्लास्टिक एक ठोस पदार्थ हो गया। ठीक, तो ऐसी चीजें, ऐसे ठोस पदार्थ जो हमारा आर्थिक प्रयोग में ना हो, इकोनॉमिकल यूज ना हो। इकोनॉमिकल मतलब जिसका यूज भी ना हो रहा हो, हमारे घर वर में या कहीं पे ऑफिस में भी यूज ना हो रहा हो, ना ही हम उसको बेच के पैसे कमा सकते हैं। ठीक, तो ऐसा ठोस पदार्थ जिसका आर्थिक प्रयोग ना हो रहा हो या होने का चांसेस भी ना हो, उसी को ठोस अपशिष्ट कहते हैं। ऐसा ठोस पदार्थ जो अपशिष्ट बन गया। अपशिष्ट मतलब किसको बोलते हैं, अपशिष्ट जिसका यूज ना हो रहा हो। अब देखिए, ठोस अपशिष्ट पदार्थ का सबसे मेन रीजन होता है आधुनिकीकरण। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। अब आधुनिकीकरण को क्यों माना गया वेस्टेज का सबसे बड़ा कारण, क्योंकि आधुनिकीकरण में शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन। और अर्बनाइजेशन में सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट के कारण थ्रो एंड यूज का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, यूज एंड थ्रो, सॉरी, यूज एंड थ्रो, इस कॉन्सेप्ट में हम लोग चल रहे हैं। यूज एंड थ्रो कॉन्सेप्ट मतलब प्रयोग करो और फेंको, प्रयोग करो और फेंको। ठीक, ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ठोस अपशिष्ट प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण, तो आंसर क्या लीजिएगा, शहरीकरण। अगर शहरीकरण नहीं होता, स्टेटमेंट में क्या दिया रहेगा, प्रयोग और फेंको, यूज एंड थ्रो, जो हमारा कॉन्सेप्ट आधुनिकीकरण में आया है, इसके कारण भी सबसे ज्यादा क्या हो रहा है आपका, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण हो रहा है। कैसे, यूज एंड थ्रो। कोई भी चीज को संभाल के रखा जाता था। ठीक, पास्ट में हम लोग क्या करते थे, कोई भी चीज संभाल के, जैसे आप लोग यूज किए होगे पेन को बार बार जब छोटे थे हम लोग बार बार रिफिल चेंज करते थे और उसी पेन को फिर चलाते थे। अब आधुनिकीकरण, अर्बनाइजेशन में क्या है, एक पेन, फिर लिखो फेंको पेन आया था। ठीक, यूज और थ्रो करो। अब क्या होता है, नया पेन खरीद लो। ठीक, एक पेन का रिफिल खत्म हुआ, नया पेन खरीद लो, तो पुराना पेन क्या हो गया, अब फेंक दो, वो तो कचरा हो गया ना भाई, उसका कोई यूज ही नहीं हुआ।
तो वो पुराना पेंट ठोस अपशिष्ट हो गया। ठीक, तो याद रखिएगा शहरीकरण ही, यूज एंड थ्रो थॉट ही किसका मुख्य कारण माना गया है? ठोस अपशिष्ट का। मुख्य कारण शहरीकरण, आधुनिकीकरण ये है ना। अब देखिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में ही कि भारत में ठोस अपशिष्ट का क्या क्या फैक्ट है। 1947 में सालाना 6 मिलियन टन, कितना? 6 मिलियन टन हम ठोस अपशिष्ट भारत में जनरेट होता था। कितना? 6 मिलियन टन, 6 मिलियन टन ओनली। लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण, आधुनिकीकरण बढ़ते गया, तो अब वर्तमान में 1947 मतलब 2019 तक, 2019 का रिपोर्ट के अनुसार 2019 तक, रिपोर्ट 2019, ये बढ़कर 6 मिलियन टन से 68 मिलियन टन, और एग्जैक्ट लेना है 68.8 मिलियन टन। ठीक, मतलब देखिए 11 गुना से भी ज्यादा बढ़ा। 6 मिलियन टन से 68 मिलियन टन। देखिए 68 मिलियन टन मतलब ठोस अपशिष्ट आज जनरेट हो रहा है। क्यों? 1947 से 2019 तक क्या होने लगा है? शहरीकरण। पहले गांव जाता था, अब शहरीकरण, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है। इसीलिए सबसे मुख्य कारण याद रखिएगा शहरीकरण को माना जाता है। 68 मिलियन टन। अब ये 68 मिलियन टन जो है, जो ठोस अपशिष्ट है, इसमें 6 और 8 के बीच क्या बच गया? 7। तो 7 मिलियन टन याद रखिएगा डेंजरस या हजार्डियस, ठीक, खतरनाक अपशिष्ट जनरेट होता है भारत में। कितना? 7 मिलियन टन सालाना। अभी का वर्तमान में कितना? 7 मिलियन टन खतरनाक हजार्डियस वेस्टेज। अब खतरनाक किसको बोला गया है? जो प्रदूषण में ज्यादा भागीदारी ले उसको क्या बोलते हैं? खतरनाक अपशिष्ट। ऐसा ठोस पदार्थ जो ज्यादा प्रदूषित करता हो उसी को क्या बोलते हैं? ज्यादा पॉल्यूटेंट हो उसी को क्या कहते हैं? तो वो उसका मात्रा कितना है? 7 मिलियन टन। कितना है? 7 मिलियन टन। तो थोड़ा फैक्ट याद रखिएगा। और वर्तमान स्थिति के अनुसार 30% ठोस अपशिष्ट हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस या स्थानीय निकाय जो भी हैं, वो 30% ठोस अपशिष्ट को नहीं डिकम्पोज नहीं कर पाते। मतलब कितना छूट जाता है? 30%। कितना छूट जाता है? 30%। ये भारत की वर्तमान स्थिति, थोड़ा याद रखिएगा। अब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम लाया गया, इसको थोड़ा समझना है अभी। देखिए इसको अच्छे से समझिएगा। ये बहुत सारे 2016 के बाद बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, सॉलिड वेस्टेज मैनेजमेंट रूल, ये कब आया? तो 5 अप्रैल 2016 को लाया गया। भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, सॉलिड वेस्टेज मैनेजमेंट रूल कब आया? 2016 में। सबसे पहले ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम जो था, इसमें पहले चीज ये याद रखिएगा कि ये म्युनिसिपल वेस्टेज मैनेजमेंट रूल करके आया था। पहले इसका क्या नाम था? म्युनिसिपल वेस्टेज मैनेजमेंट रूल। और ये आया था सन 2000 में। कब आया था? 2000 में। 2016 में इसको क्या नाम दे दिया गया? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम। मतलब इसका इसमें इनकॉर्पोरेशन कर दिया गया। ठीक। दूसरा चीज इसमें याद रखिएगा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के तहत ही अभी हम लोग गीला कचरा और सूखा कचरा का कॉन्सेप्ट लाए।
देखिएगा सुबह सुबह, ठीक, आपके यहाँ क्या आते हैं, म्युनिसिपल गाड़ी आता है एक, ठीक, वो कचरा को इकट्ठा करके ले जाता है। और अभी एडवर्टाइजमेंट में भी आया था, गीला कचरा अलग रखिएगा, सूखा कचरा अलग रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? यहीं से, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम से ही इसको लागू किया गया। ठीक, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम कब आया? 2016। यहीं से, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम से ही तीसरा चीज याद रखेगा, जैव निम्नीकरण और बायोडिग्रेडेबल और जैव अनिम्नीकरण, बायो नॉन डिग्रेडेबल जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण, बायोडिग्रेडेबल, बायो नॉन डिग्रेडेबल, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया। बायोडिग्रेडेबल जिसका डिकम्पोजिशन, ऐसा वेस्टेज जिसका डिकम्पोजिशन संभव हो, ठीक, और ऐसा वेस्टेज जिसका डिकम्पोजिशन संभव ना हो, जैव अनिम्नीकरण। जैसे क्वेश्चन ये बनता है, बहुत सारे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि सीवेज जो है आपका, जो नाली का पानी जो सीवेज के रूप में जाता है, सीवेज जो है वो जैव निम्नीकरण वाला है कि जैव अनिम्नीकरण? तो सीवेज जैव निम्नीकरण, क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन क्या है, संभव है। और प्लास्टिक जो है, जब प्लास्टिक का थैला ये सब जो यूज करते हैं वो किस में आता है? जैव अनिम्नीकरण, उसका डिकम्पोजिशन संभव नहीं है। ठीक, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, बहुत सारे जैव अनिम्नीकरण, क्योंकि डिकम्पोजिशन होता नहीं है उसका। तीसरा चीज। चौथा चीज इसमें याद रखेगा, इसको हटा देते हैं, चलिए। इसमें याद रखना है हम लोगों को, फोर्थ पॉइंट, कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के तहत खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट नियम को रखा गया है। हजार्डियस एंड अदर वेस्टेज रूल, ये भी क्योंकि ये ठोस अपशिष्ट के अंदर ही रखा गया है, तो ये इसका डेट क्या है, इसका ईयर क्या है? 2016, तो इसका भी ईयर क्या हो जाएगा? 2016। तो या तो पूछेगा ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम कब लाया गया, तो 2016, या पूछेगा खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट नियम कब लाया गया, हजार्डियस एंड अदर वेस्टेज रूल कब लाया गया, तो भी 2016, ये याद रखिएगा। ठीक, अब इसी को जोड़कर पांचवा चीज याद रखिएगा, ई कचरा, ई वेस्टेज रूल या नियम या रूल। तो ई वेस्टेज रूल भी 2016 में। ई से मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। इलेक्ट्रॉनिक कचरे में क्या क्या आता है? कंप्यूटर के जो हार्डवेयर आते हैं, है ना, सीपीयू हो गया आपका, है ना, और प्रिंटर हो गया आपका, है ना, और इलेक्ट्रिकल चीजें भी आते हैं इसमें, है ना, जैसे जो ओवन यूज करते हैं आप लोग, है ना, तो ओवन, ये सब ई कचरा में आता है। ऐसा ठोस अपशिष्ट जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो ई कचरा में आ जाते हैं, ई वेस्टेज में आ जाते हैं। तो ई वेस्टेज रूल भी कब आया? 2016 में। तो तीनों ये अलग से आया था ई कचरा, लेकिन इसी के कॉन्सेप्ट के तहत लाया गया था। तो कॉन्सेप्ट के तहत लाया गया था, इसलिए इसका भी ईयर क्या है? 2016। क्या है? 2016। ई कचरा हमारे सिलेबस में तो नहीं दिया है, लेकिन जितना मैं बता रहा हूं उतना याद करके जाइएगा। थोड़ा समझ लेते हैं ई कचरा। ई कचरा जो नियम है, ये बेसल कन्वेंशन हुआ था इसके लिए। कौन सा कन्वेंशन? बेसल कन्वेंशन। तो बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। तो बेसल कन्वेंशन जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं या ई कचरा
के लिए ई कचरा के वेस्टेज को एक देश से दूसरे देश ट्रांसफर ना करें, इसके लिए क्या हुआ था, बेसल कन्वेंशन। तो कभी कभी पूछता है, जैसे आपका अर्थ सम्मेलन किससे रिलेटेड था, तो बेसल सम्मेलन, बेसल कन्वेंशन भी किससे रिलेटेड है, ये भी पूछता है। तो अपशिष्ट पदार्थों के नियंत्रण के लिए, है ना, याद रखिएगा। बेसल कन्वेंशन कब हुआ था, ये भी 1992। अर्थ सम्मेलन कब हुआ था, तो अर्थ कॉन्फ्रेंस भी कब हुआ था हमारा, 1992 में। तो बेसल भी 1992 में ही हुआ था, याद रखिएगा। ई कचरा में दूसरा चीज याद रखिएगा, ई कचरा नियम, ई वेस्टेज रूल 2016, ये 4R टेक्निक से नियंत्रित होता है। और जो ठोस अपशिष्ट हैं, इसको हटाते हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये 3R टेक्निक। तो 3R क्या है और 4R क्या है, ये अच्छे से समझिएगा। 3R मतलब 3R से जो चीजें होते हैं, एक तो रिड्यूस, दूसरा रीयूज, डी को हटा दो तो यूज, रीयूज करके याद रखिएगा, और तीसरा रिसाइकल। ये 3R। तो ठोस प्रबंधन के लिए, ठोस अपशिष्ट के नियंत्रण के लिए क्या यूज किया जाता है, तो 3R नियम। ठीक, कौन सा नियम, 3R नियम। 3R मतलब क्या क्या, ये भी पूछता है 3R में क्या क्या चीजें आते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक, और 4R में क्या आता है, 4R में 3R की ये तीनों चीजें आएंगे, प्लस रिकवर। सब किससे स्टार्ट होता है, आर 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 से, तो तीन चीज आर से तो 3R, और चार चीजें आर से 3R प्लस रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, प्लस चौथा आर क्या है, रिकवर। ठीक, तो चौथा आर, तो 4R टेक्निक ई कचरा के लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा, ई कचरा के वेस्टेज मैनेजमेंट के लिए। और 3R टेक्निक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किया जाता है, किसके लिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। रिड्यूस मतलब ठोस अपशिष्ट को रिड्यूस करो अपने लेवल पर, जैसे हम कम उपयोग करें ठोस अपशिष्ट का, या ध्यान रखें कि हम जो यूज नहीं करने वाले हैं उसको, जैसे आप टेबल यूज कर रहे हो, अब वो टेबल टूट गया, ठीक, अब ये टेबल टूट गया, तो याद रखेंगे कि उस टेबल को फिर से यूज करने लायक रिसाइकल करेंगे, फिर से मतलब फिर से बनवा लो भाई उस टेबल को। नहीं तो कई घर में देखना वो टेबल पड़े ही रहता है बाजू में, ठीक, तो वो तो वेस्टेज ठोस अपशिष्ट में आ गया, है ना। रीयूज करना सीखना चाहिए हम लोगों को, बार बार प्रयोग में लाना सीखना चाहिए। ठीक, रिसाइकल मतलब जिसको पुनः उत्पादन के लिए भेजा जा सके उसको रिसाइकल, जैसे प्लास्टिक हो गया वो रिसाइकल हो सकता है ना। तो ये सब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल टेक्निक। और 4R में रिकवर भी, फिर से उसको रिकवर, वैसे ही जो पहले फॉर्म था उसका वही फॉर्म लेके आए, उसको रिकवर कहते हैं। तो 4R टेक्निक किसके लिए, ई कचरा के लिए, और 3R टेक्निक किसके लिए यूज करते हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, याद रखिएगा। चलते हैं स्रोत में, सोर्सेस, रीजंस में। ठीक, चलिए अब डिस्कस करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के स्रोत मतलब ये क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ते जा रहा है, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है। तो इसके स्रोत में तो वही चीज जो इंट्रोडक्शन में, क्या बढ़ते जा रहा है, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, ठीक, आधुनिकीकरण या नगरीकरण। अब नगरीकरण बढ़ते जा रहा है, क्यों, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। किसमें वृद्धि हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक, पहला नगरीकरण, दूसरा क्या, जनसंख्या वृद्धि। ठीक, अब जनसंख्या में सभी चीज आते हैं भाई, कौन आता है, सरकार भी आता है, सरकार भी, गवर्नमेंट भी आते हैं, और हम समाज भी आते हैं। समाज मतलब हम सोसाइटीज। ठीक, तो तीसरा
याद रखिएगा, सरकार ही नीतियां कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन सरकारी नीति जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो ठीक से लागू ना करना, ठीक से लागू ना करना गवर्नमेंट अपने। अब देखिए इसको नियंत्रित करने के लिए कब लाए हैं हम लोग, अभी 2016 में। कब से अब ये वेस्टेज हो रहा है 1947 से, अभी ध्यान दे रहे हैं जब ये बहुत बढ़ चुका है। तो सरकार नीति में विफलता, ठीक, या कड़ा कानून का ना होना, समाज हमारा भी कर्तव्य बनता था सोसाइटी का, हमारा ध्यान ना देना, जानबूझकर वेस्टेज करना। 4 चीजें याद रखिएगा सोर्स में, रीजंस में, ठोस अपशिष्ट हम ही रीजंस हैं वैसे। नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, सरकारी नीतियों की विफलता, समाज की उदासीनता। चलिए अब चलते हैं इफेक्ट में, प्रभाव में, है ना। अब डिस्कस करते हैं थोड़ा ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इफेक्ट क्या क्या है, किस किस पर होता है, कैसे होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। ये हम पर भी इफेक्ट करेंगे ऑब्वियसली, मानव पर तो होगा ही, जलीय जीव पर भी या जानवरों पर भी करते हैं, याद रखें ना, और इन्वायरमेंट में भी करते हैं। सबसे पहले तो यहां पे ये क्वेश्चन आ चुका है कि ठोस अपशिष्ट प्रदूषण किस किस प्रदूषण का कारण बनता है। तो याद रखिएगा इससे एयर भी पॉल्यूटेड होता है, वाटर भी पॉल्यूटेड होता है, और इससे मृदा, सॉइल भी पॉल्यूटेड होता है। क्वेश्चन पूछा ठोस अपशिष्ट प्रदूषण किस किस प्रदूषण का कारण हो सकता है, तो वायु प्रदूषण का भी, जल प्रदूषण का भी, मृदा प्रदूषण का भी, उपयुक्त तीनों। ये कैसे होता है देखिए, हम पर कैसे, वायु से, एयर से ये रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है, केमिकल रिएक्शन करके इसके जो अपशिष्ट होते हैं ये किसका कारण बनता है, बच्चों का वजन घट जाता है इससे, ठीक, वेट घट जाता है, कैंसर भी हो सकता है, और इससे मधुमेह, शुगर की भी बीमारी होती है। ऐसे हम सोचें तो हमको लगता नहीं है कि शुगर की बीमारी ठोस अपशिष्ट प्रदूषकों के कारण भी हो सकता है, लेकिन अगर याद रखिएगा ये क्वेश्चन आया कि क्या मधुमेह ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के कारण हो सकता है, बिल्कुल, कैंसर भी हो सकता है, बच्चों का वजन भी घट सकता है। और ये ठोस अपशिष्ट प्रदूषण जल में जाकर, जल में किस रूप में जाता है, जैसे पारा, लैड, ये सब के रूप में चल जाता है, तो वो वोमिटिंग का कारण बनता है, उल्टी आने का। मानसिक रोग भी हो सकते हैं, मेंटल डिजीज भी ठोस अपशिष्ट प्रदूषणों से हो सकता है, जल में जाकर जब रिएक्ट कर जाए। जलीय जीव एक्वेटिक लिव्स में कैसे, ये एल्गी ब्लूम की घटना याद रखना। एल्गी ब्लूम क्या होता है, देखिए जल में जीव भी होते हैं, जलीय जीव भी होते हैं, है ना, जैसे मछली है मान लो, है ना। तो ये जलीय जीव जो होते हैं इनके लिए ऑक्सीजन चाहिए रहता है, लेकिन जलीय जीव में जब ठोस अपशिष्ट प्रदूषक जाता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक, कुछ और हो गया, कांच का टुकड़ा हो गया, तो ये क्या करता है, शैवाल, जिसको एल्गी बोलते हैं, शैवाल को ही एल्गी कहते हैं, शैवाल को इंक्रीज कर देता है, इसकी मात्रा में इंक्रीज करता है, शैवाल की मात्रा में। जब शैवाल बढ़ जाता है तो शैवाल का ये बहुत निगेटिव पॉइंट क्या है शैवाल का, कि शैवाल जो जलीय जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, किसका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है फोटोसिंथेटिक, इसके कारण क्या होता है, ये ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को घटा देता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कोई शैवाल या एल्गी घटाता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी हुई तो प्रीवियस लेक्चर याद करो कीजिए कि डिमांड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। डिमांड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन कम मिलने लगा, तो जलीय जीव को क्या होते जाएगी, मृत्यु होते जाएगी। तो इसी को एल्गी ब्लूम की घटना कहते हैं। शैवाल बढ़ जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घट जाती है, उससे जलीय जीव को ऑक्सीजन कम मिलता है। डिमांड ऑक्सीजन क्या होता है, डिमांड ऑक्सीजन कम होने लगता है। जितना डिमांड है उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता इनको,
है ना, इसी को जलीय जीव एल्गी ब्लूम की घटना कहते हैं, है ना। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिएगा पर्यावरण पर ठोस अपशिष्ट प्रदूषकों से मीथेन गैस उत्सर्जित होता है। दो चीजें याद रखिएगा, लिटरिंग की घटना होता है और लीचिंग की घटना होता है। लिटर या लिटरिंग या लीचिंग क्या होता है समझिएगा। ये मान लो हमारा रास्ता है, ठीक, जमीन है, स्थल है, तो स्थल के ऊपर ठोस अपशिष्ट को फेंकना लिटरिंग की घटना कहलाता है। और लीचिंग की घटना क्या होता है, जमीन के नीचे इनको दबाना, ठोस अपशिष्ट को जमीन के नीचे दबाना, ठीक, गड्ढा करके उसको ढक दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, लीचिंग। क्या कहते हैं इसको, लीचिंग। तो ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्टेज जैसे सड़क में फेंक दिया, प्लास्टिक वाटर बॉटल को ही फेंक दिए, वाटर बॉटल से क्या होगा, फिर फेंक दिए हो, किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये सब लिटरिंग की घटनाएं कहलाते हैं इस यहाँ पे। और ठोस अपशिष्ट को कई बार क्या करते हैं, जमीन के नीचे गड़ा देते हैं। जमीन के नीचे गड़ाने से क्या होता है, जमीन के नीचे जो जल होते हैं उनको भी ये प्रदूषित करते हैं और जमीन के नीचे ही हमारे लिए जल आता है। तो याद रखिएगा ये लीचिंग की घटना जमीन के नीचे वाली घटना कहलाती है और ऊपर वाली घटना लिटरिंग की घटना कहलाएगी, है ना। इस प्रकार ये प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है। लास्ट चीज डिस्कस करते हैं जो सबसे मेन है इसका, निस्तारण नियंत्रण, डिकम्पोजिशन और प्रोटेक्शन टेक्निक क्या क्या है ना। चलिए ठोस अपशिष्ट प्रदूषण सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का लास्ट चीज निस्तारण एवं नियंत्रण को देखते हैं, डिकम्पोजिशन एंड प्रोटेक्शन। यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला निस्तारण मतलब ठोस अपशिष्ट प्रदूषण को कैसे मैनेज करें, कैसे डिकम्पोज करें, कैसे खत्म करें, इसका टेक्निक्स है ये सब, है ना। पहला टेक्निक क्या है, खुले में फेंकना, ओपन डंपिंग। मतलब एक मैदान है, मान लो एक मैदान, देखना कभी कभी किसी किसी मैदान में इसको रिजर्व कर दिया जाता है प्रदूषण के लिए ही, वहाँ पे पूरा प्रदूषण ही का म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है, तो म्यूनसिपल गाड़ी से आते हैं, हमारे घर से कचरे लेकर जाके वहाँ पे डंप कर देते हैं। ओपन डंपिंग बोलते हैं, उस मैदान में फेंक देते हैं, ओपन डंपिंग बोलते हैं। लेकिन ओपन डंपिंग का क्या नुकसान है, इससे ओपन डंपिंग में मान लो बारिश हुआ तो मीथेन गैस निकलता है। कौन सा, मीथेन गैस। और मीथेन गैस से फिर क्या होता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है। क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैस है ना ये, तो ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, याद रखिएगा। ओपन डंपिंग। दूसरा टेक्निक है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर किससे रिलेटेड है, केचुआ। किससे, केचुआ। केचुआ आप देखे होंगे, केचुआ अगर ऐसा एक कीड़ा होता है केचुआ, केचुआ को क्या करते हैं, ठोस अपशिष्ट में छोड़ देते हैं और ठोस अपशिष्ट में सॉलिड वेस्टेज में छोड़ देते हैं। तो सॉलिड वेस्टेज प्लस केचुआ प्लस मिट्टी, ये तीनों, तो केचुआ धीरे धीरे करके खा के क्या करता है, ठोस अपशिष्ट को मिट्टी में या खाद में परिवर्तित कर देता है। इसी टेक्निक को क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर में किसका उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, केचुआ का। किसका, केचुआ का। तीसरा लैंडफिल, भूमि भराव। जमीन के अंदर गड्ढा खोदें, गड्ढा खोद कर क्या किए, ठोस अपशिष्ट को डाल दिए और गड्ढे को फिल कर दिए। इसको बोलते हैं लैंडफिल। क्या बोलते हैं, लैंडफिल। लेकिन जब इसमें बारिश वारिश होता है, फिर से क्या होता है, भूमि भराव, लैंडफिल से फिर से CH4 गैस निकलता है, क्योंकि दलदल बन गया और दलदली क्षेत्र में मीथेन गैस तो आता ही है। तो ये भी मीथेन गैस, और मीथेन गैस आ गया तो फिर से ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस है तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है ना। इसीलिए इसके जगह सैनिटरी लैंडफिल, इसमें सैनिटरी जोड़ दिए, सैनिटरी लैंडफिल का यूज करते हैं। सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है, जमीन के अंदर गड्ढा तो किए लेकिन बहुत नीचे क्या किए, इसको ठोस अपशिष्ट को डाल दिए और बहुत सारा मिट्टी यहां पे इसके ऊपर रख दिए
और इसके आसपास थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन लगा दिए। सैनिटाइजर मतलब प्रोटेक्शन, हमारा सैनिटाइजर भी यूज कर रहे हैं सभी, देखे ना, तो उसी से नाम आया सैनिटरी लैंडफिल। तो इससे क्या होता है, CH4 गैस नहीं निकलता क्योंकि बारिश का पानी ऊपर तक ही आ पाता है, ठीक। लेकिन ये टेक्निक ज्यादा महंगा है, इसलिए ज्यादा उपयोग नहीं कर पाते सैनिटरी लैंडफिल को। अब नेक्स्ट है ताप अपघटन और भस्मीकरण, पायरोलिसिस और इंसिनरेशन। अब दोनों सेम टाइप के हैं। देखिए, ताप अपघटन में क्या करते हैं, ताप है, टेम्परेचर है, तो ठोस अपशिष्ट को, ये जो ठोस अपशिष्ट है, O2 के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन के बहुत ही कम मात्रा में इसको क्या करते हैं, जलाया जाता है। इससे चारकोल वगैरह बनता है और चारकोल का यूज फिर आगे करते हैं। लेकिन यहाँ पे O2 की अनुपस्थिति रखना जरूरी है, तब वो ताप का अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है, ताप अपघटन। और यहां से देखिए, अब भस्मीकरण पहले समझ लेते हैं, इसी टाइप का है। ठोस अपशिष्ट को बहुत ज्यादा टेम्परेचर में, बहुत ज्यादा टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस में जला दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। O2 की अनुपस्थिति में नहीं, अगर O2 की अनुपस्थिति में जला रहे हैं तो वो ताप अपघटन कहलाता है, पायरोलिसिस। और भस्मीकरण O2 के उपस्थिति में ही होता है, टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये ताप अपघटन से क्या लाभ होता है, ताप अपघटन से यहां पे ताप ऊर्जा बहुत निकलता है। तो ताप ऊर्जा का बिजली में प्रयोग करते हैं, बिजली उत्पादन में, फिर इलेक्ट्रिसिटी में। तो ताप ऊर्जा का प्रयोग हो जाता है ना, कहां पे, बिजली में। इसलिए भस्मीकरण अच्छा टेक्निक है, ऐसा है। लेकिन अब देखिए यहां पे क्या होता है, जब 1000 डिग्री सेल्सियस में आप क्या बोलते हैं इसको, ठोस अपशिष्ट को जलाए हैं, तो ठोस अपशिष्ट गैस के फॉर्म में आ गया। और गैस के फॉर्म में आया तो फिर से अब ये जो गैस आता है, ये CFC गैस में चेंज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, फिर ओजोन परत को कम करता है, जिससे UV रेस यहां तक आ जाते हैं। इसलिए ये टेक्निक भी उतना उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि इससे ओजोन लॉस होता है या ओजोन परत कम होने लगता है। क्यों, इससे क्या होता है, भस्मीकरण से याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। नेक्स्ट क्या है, खाद निर्माण, कंपोस्टिंग करो, ठीक, खाद निर्माण करो। इससे क्या करो कि जैसे केचुआ विधि से आप किए, वर्मी कल्चर से किए, वही सब कंपोजिशन में आता है। समुद्री डंपिंग मतलब ठोस कचरों को जाकर समुद्र में फेंक दो, ओशियन डंपिंग। तो समुद्री डंपिंग से वही क्या होगा, एल्गे ब्लूम होगा। एल्गे ब्लूम में क्या हो रहा था, एल्गे ब्लूम किसके लिए जिम्मेदार था, कि पड़े एल्गे ब्लूम से फिर क्या डिमांड ऑक्सीजन कम होने लगता है ना। सहवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी देखे ना इसके जस्ट पहले। और लास्ट टेक्निक क्या है, 3R 3R पहले भी इंट्रोडक्शन में डिस्कस किए थे। 3R टेक्निक क्या क्या है, एक तो रिड्यूस कीजिए, फिर रीयूज कीजिए या रीयूज कीजिए और रिसाइकल कीजिए, ठीक, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। और 4R टेक्निक ई कचरा के लिए यूज कर रहे थे। अब 7R टेक्निक और 8R टेक्निक भी आ रहा है, लेकिन अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, तो उसको जानने की अभी जरूरत नहीं है। चलिए, ये है आपका ठोस अपशिष्ट प्रदूषणों के निस्तारण एवं नियंत्रण टेक्निक्स, डिकम्पोजिशन एंड प्रोटेक्शन टेक्निक्स। खुले में फेंकना, ओपन डंपिंग से क्या होगा, CH4 आएगा। वर्मी कल्चर, केचुआ भूमि, लैंडफिल से भी CH4 आता है, ठीक, ये घाटा है। फिर सैनिटरी लैंडफिल तो महंगा है। ताप अपघटन, O2 को कैसे आप क्या करेंगे, अनुपस्थित करेंगे, वो भी महंगा टेक्निक हो गया। चारकोल वारकोल तो मिल जाता है इससे, लेकिन
भस्मीकरण से CFC आएगा। CFC से क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को घटाने में जिम्मेदार होता है भस्मीकरण, है ना। खाद निर्माण उसी से रिलेटेड है। समुद्री डंपिंग, एल्गे ब्लूम होता है। 3R रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के लिए यूज करते हैं। इसके साथ देख लेते हैं कोई एक प्रदूषण, चलिए, है ना। चलिए, छोटा सा टॉपिक है हमारा समुद्री प्रदूषण, मरीन पॉल्यूशन। समुद्र जल का प्रदूषण ही समुद्री प्रदूषण कहलाएगा, है ना। इसका कारण, तो समुद्री प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण तो याद रखिएगा सीवेज। सीवेज का पानी जाके मिलता है कहाँ पे, समुद्र में। ये मान लो हमारा समुद्र है, तो सीवेज का पानी जाके मिलता है समुद्र में सबसे, क्योंकि शहरीकरण नगरीकरण तो हो ही रहा है, सीवेज ज़्यादा हो ही रहा है सीवेज का पानी, और जाके कहाँ पे मिलेगा, समुद्र किनारे जो भी शहर हैं उसका समुद्र में ही मिलेगा, और या नदियों वदियों में जाके नदी किस में मिलेगा, समुद्र में। तो सीवेज ही 30% पार्ट समुद्री प्रदूषण का सीवेज से होता है। दूसरा, उद्योग एवं कृषि अपशिष्ट, इसका भी 20% प्रदूषण, मतलब दोनों को मिला के 50% प्रदूषण समुद्री जल का यही दोनों करते हैं। उद्योग एवं कृषि अपशिष्ट वो भी जाएंगे। तेल अधिप्लाव, ऑयल स्पिल्स, जैसे क्या होता है, ये इंडिया है, इंडिया में क्या तेल टैंकर लाते हैं घाटी देशों से, तो तेल टैंकर से तेल लीक हो जाता है, ऑयल, और ऑयल लीक हो गया तो ऑयल का परत जम जाएगा ऊपर ही, और ऑयल का परत जम गया तो ऑक्सीजन या प्रकाश तो आ ही नहीं पाएगा नीचे, ठीक। और प्रकाश नहीं आ पाया तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी, तो समुद्री जीव और जो भी पौधे, समुद्री पौधे हैं, ये सब तो नष्ट होते जाएंगे। तो तेल अधिप्लाव को भी समुद्री प्रदूषण में माना गया है, याद रखिएगा। ठोस अपशिष्ट से एल्गे ब्लूम होता है, वो समुद्र में भी होगा। हाँ, ये एक चीज अच्छे से याद रखिएगा कि वायु प्रदूषण भी समुद्री प्रदूषण का एक कारण है। वायु प्रदूषण कैसे है, जैसे एसिड रेन होता है, क्या हुआ, एसिड रेन कहां पे हुआ, मान लो समुद्र में आया, H2SO4 HNO3, ठीक। तो वायु प्रदूषण भी किसको प्रदूषित कर दिया, वायु भी किसको प्रदूषित कर दिया, समुद्र को। तो वायु प्रदूषण से भी क्या हुआ, समुद्री प्रदूषण हुआ। ये चीज अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन समुद्री प्रदूषण, यहाँ पे याद रखने वाला चीज क्या है, समुद्री प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण सीवेज होता है। क्या होता है, सीवेज होता है। बाकी सबसे तो हो गई, ठोस अपशिष्ट से भी होगा, वायु प्रदूषण से भी होगा, एसिड रेन, कृषि अपशिष्ट मतलब जल प्रदूषण से भी होगा, है ना। संरक्षण, और क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट क्या पड़ता है, तो समुद्री पौधे और समुद्री जलीय जीव के लिए डिमांड ऑक्सीजन कम होने लगता है। डिमांड ऑक्सीजन कम होने लगता है तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो उनकी मृत्यु होने लगती है। एक ही प्रभाव है सबके लिए, है ना, इसलिए प्रभाव अलग से नहीं लिखा हूं, है ना। संरक्षण, कंजर्वेशन, देखिए पहले राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम अलग चलता था और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना अलग चलता था। जैसे ये लैंड है तो किनारे में भी समुद्र, ये मान लो समुद्र है, ठीक। तो समुद्र के किनारे भी क्या होंगे, शहर बसे होंगे, और यहाँ पे अंदर भी ये शहर होंगे जो समुद्र के किनारे नहीं होंगे। तो संरक्षण तो पूरा ओवरऑल सभी जगह के लिए निकलेगा। तो राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम अलग अलग चल रहा था। इसको दोनों को मिलाकर एक कार्यक्रम स्टार्ट किए 2015 में, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, NPCA के नाम से बहुत फेमस है, याद रखिएगा।
ये केंद्र संचालित है, लेकिन केंद्र इसमें हिस्सा 70% देता है और राज्य का हिस्सा 30%, जिस राज्य के तहत ये किया जा रहा है। ठीक, जो शहर समुद्र के किनारे होता है वो शहर समुद्र के पानी को प्रदूषित होने के लिए इसी योजना के तहत आगे बढ़ता है। और जो शहर समुद्र के किनारे नहीं होता तो उस राज्य में या उस शहर में राष्ट्रीय नम भूमि, मतलब नम भूमि जहां जहां होंगे वहां, और झील जहां जहां होंगे वहां पे, उसके लिए कार्यक्रम है ये। जितना खर्चा होता है उसका 70% पार्ट केंद्र देता है और 30% पार्ट राज्य देता है। अगर विशेष राज्य हुआ तो 10% ही देता है वो। ठीक, लेकिन ये केंद्र संचालित योजना है, सेंट्रल एग्जीक्यूशन प्लानिंग है, मतलब केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया योजना है, लेकिन राज्य को भी 30% भाग देना पड़ता है। अगर पूछा एनपीसीए किसके द्वारा संचालित योजना है तो केंद्र सरकार द्वारा, याद रखिएगा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। ठीक, यही है क्या आपका समुद्री प्रदूषण, मरीन पॉल्यूशन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, एक चीज और याद रख लीजिएगा, उस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम जो था, वो जो योजना है, स्थानीय निकाय जो भी होते हैं, जैसे गांव के लिए पंचायत है, शहरों के लिए नगरीय निकाय है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्थानीय निकाय द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा? स्थानीय निकाय द्वारा। केंद्र का योजना है, संचालन किसके द्वारा होता है? स्थानीय निकाय को द्वारा। ठीक, और ये किसके द्वारा संचालन होगा? केंद्र के द्वारा। पर्यावरण में थोड़े बहुत टॉपिक बस बचे हुए हैं आप, ठीक, उसको 1 या 2 क्लास में कवर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, आपका पर्यावरण सब्जेक्ट खत्म होएगा।